गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, और टॉपिक इज़ किडनी स्टोन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज का टॉपिक है वो एक डिफरेंट वे के अंदर तैयार किया गया है, क्योंकि एक्चुअली में क्या करते हैं हम नॉर्मली रूप से इन्फॉर्मेशन को गैदर करते चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते चले जाते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने एक्वायर की है, क्या वो सब चीज़ें अपने को समझ में आ चुकी हैं या फिर कितना और चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो आज के जो टॉपिक है उसको दो सिनेरियो रखे गए हैं, और दो सिनेरियो के हिसाब से मैंने इस टॉपिक को डिज़ाइन किया है। और फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्वायर करेंगे, हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। एंड देन सेकंड सिनेरियो क्या रहेगा, लर्निंग असेसमेंट सिनेरियो रहेगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने एक्वायर की है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और सीखी हैं, उसका असेसमेंट करेंगे कि कितनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं और कितनी चीज़ें समझना अभी बाकी है। ओके, तो अब हम टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द रीनल स्टोन। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी क्रिस्टल्स इकट्ठा होके, यानी कि जो भी क्रिस्टल्स अपनी बॉडी के अंदर होते हैं वो इकट्ठा होके सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर लें यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी, तो उसे ही हम रीनल स्टोन बोल देते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास ऑफ क्रिस्टल्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। अब ये क्रिस्टल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन हो सकता है कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, थर्ड वन यूरिक एसिड हो सकता है, फोर्थ वन मैग्नीशियम अमोनिया हो सकता है, या फिफ्थ वन सिस्टीन हो सकता है। तो ये तो अपन ने बात कर ली कि कोई भी क्रिस्टल्स है वो इकट्ठा होकर सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी, तो इसे ही हम बोल देते हैं यूरिनल स्टोन। बट अब एक्चुअली में पॉइंट ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ऐसा तो नहीं है कि पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट कोई छोटा एरिया, तो उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये मेनली रूप से जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो इंक्लूड किए गए हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन या पार्ट्स बोल सकते हैं। तो अब इन अलग अलग पार्ट्स में अगर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं, जैसे कि किडनी के अंदर स्टोन हो गए, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोल देंगे नेफ्रोलिथियासिस। ओके, एंड देन सेकंड बात करते हैं, अगर यूरेटर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोल देते हैं यूरेट्रोलिथियासिस। ऑलराइट, एंड थर्ड वन देखते हैं, अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो चुका है तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोल देंगे हम सिस्टोलिथियासिस। क्लियर है। अब ये चीज़ें तो अपन ने सीख ली कि कौन से लोकेशन पे अगर स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बट हम पता कैसे करेंगे, एज ए नर्स हम पता कैसे करेंगे कि एक्चुअली में स्टोन का फॉर्मेशन कौन सी लोकेशन पे हुआ है। तो मेन इंडिकेशन होता है यूरिन स्टोन के फॉर्मेशन का पेन, जहाँ पे भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे पेन क्रिएट होता है। ओके, जैसे कि बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, कि जैसे ही अपने नेफ्रॉन के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो पेन नहीं होता, इसलिए अपने को इनिशियली स्टेज में पता नहीं चलता है कि अपने किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर नेफ्रॉन के अंदर होगा तो पेन एब्सेंट होगा। जैसे ही स्टोन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर हो जाता है और वो मूव करता है रीनल पेल्विस या अपर पार्ट ऑफ यूरेटर में, तो पेन कहाँ पे होगा, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल के अंदर पेन होता है कब, जब रीनल पेल्विस या अपर पार्ट ऑफ यूरेटर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर यूरेटर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है तो पेन कहाँ पे होगा, तो फ्लैंक पेन होगा, यानी कि रेफर्ड पेन होगा, फ्लैंक एरिया टू ग्रोइन एरिया, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है तो पेन कहाँ पे होगा, तो पेन होगा सुप्रा प्यूबिक रीजन या फिर हाइपोगेस्ट्रिक, यानी कि जस्ट अम्बलिकस के नीचे और जो प्यूबिक बोन का जॉइंट होता है उसके ऊपर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन के अंदर पेन क्रिएट होता है। तो ये सब अपन ने देख ली मेनली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि रीनल स्टोन होता क्या। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, तो लर्निंग असेसमेंट सिनेरियो आ जाता है, यानी कि अपन ने जितने भी इन्फॉर्मेशन एक्वायर किए उसका असेसमेंट कर लेते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन अपने को, कितनी चीज़ें एक्चुअली में समझ में आ चुकी है और कितनी चीज़ें अपने को वापस से समझने की ज़रूरत है। ओके, तो इसके अंदर हम आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया है, एंड क्वेश्चन इज दैट ए क्लाइंट हैज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद नोजिया, vomiting and severe pain at a costovertebral area. Based on these findings, the nurse assumed that the calculi
इज़ लोकेटेड एट विच एरिया ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और वो कंप्लेन करता है कि उसे नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है और कोस्टोवर्टिब्रल एंगल के अंदर पेन हो रहा है, ठीक है। इन सभी फाइंडिंग्स को देखते हुए एज ए नर्स आप कैसे पता लगाओगे कि स्टोन का फॉर्मेशन यूरिनरी ट्रैक्ट में एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है ए रीनल ट्यूबुल्स के अंदर, बी यूरेटर के अंदर, सी रीनल पेल्विस के अंदर, डी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो आंसर होगा सी रीनल पेल्विस, क्योंकि रीनल पेल्विस के अंदर जैसे ही स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो कोस्टोवर्टिब्रल एंगल के पर पेन क्रिएट होता है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा ईटियोलॉजी एंड टाइप्स की, वो कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से कोजेज हैं जिनके द्वारा एक्चुअली में स्टोन का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन से टाइप की स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं जनरल कोज। तो जनरल कोज के अंदर देख लेते हैं अपन फर्स्ट नंबर इमोबिलिटी। तो इमोबिलिटी कैसे कोज करती है, यानी कि अगर कोई पर्सन मूवमेंट नहीं करेगा, लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट पे है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर कैसे स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने माइंड में पिक्चर बनाने की कोशिश करना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही पिक्चर बनाने की कोशिश करना माइंड में। जैसे कि मान लो कि हम एक गिलास लेते हैं और गिलास के अंदर पानी ले लेते हैं और उसके अंदर थोड़ी सूखी मिट्टी डाल देते हैं। अब उसको घोलते हैं, जैसे ही हम घोलते हैं तो पानी के साथ साथ वो मिट्टी भी घुलने लग जाती है। मिट्टी मान लो क्रिस्टल्स हैं, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट ऑक्जेलेट एक्सेट्रा जो भी क्रिस्टल हैं वो मान लो। अब जैसे ही अपनी बॉडी मूवमेंट करती है तो ऐसे ही वो क्रिस्टल्स हैं वो घुलते रहते हैं, मतलब कि साथ साथ ब्लड के साथ साथ या यूरिन के साथ साथ घुलते रहते हैं। अब जैसे ही हम उसको पानी को घोलना बंद करेंगे तो क्या होगा, वो रेत है, वो मिट्टी है, वो क्या होगी, रुक जाएगी और एक जगह इकट्ठा होकर जम जाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही मूवमेंट करना बंद कर देते हैं तो वो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जम के एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर, पता चल गया इमोबिलिटी कैसे स्टोन फॉर्मेशन कोज करवाती है। ओके, एंड देन सेकंड बात कर लेते हैं जनरल कोज के अंदर डिहाइड्रेशन। अब जैसे ही बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो एक जगह इकट्ठा होकर जमने लग जाते हैं और स्टोन का फॉर्मेशन करवा देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर कोजेज की। तो कुछ स्पेसिफिक कोजेज होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप की स्टोन का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की स्टोन का फॉर्मेशन एक्चुअली में एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकता है। तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। मेनली 4 टाइप के स्टोन का फॉर्मेशन होता है, 4 टाइप की रीनल स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है बॉडी के अंदर। एंड अब देख लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि फर्स्ट कौन सा हो सकता है, कैल्शियम स्टोन। अब कैल्शियम के अंदर 2 टाइप्स की स्टोन हो सकती हैं, या तो कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोइड स्टोन, एंड थर्ड वन बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन, एंड लास्ट वन फोर्थ वन सिस्टीन स्टोन। तो ये मेनली रूप से 4 स्टोन होते हैं। अब ये इनके कलर के, ये जो भी जितने भी डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं इनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग कलर्स के ये स्टोन का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सिस्टीन स्टोन होता है वो इस टाइप का दिखता है, कैल्शियम स्टोन होता है वो इस टाइप का दिखता है, यूरिक एसिड स्टोन होता है वो थोड़ा वाइटिश दिखता है, स्ट्रोइड स्टोन थोड़ा ब्राउनिश दिखता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे ही कलर्स के अंदर ये होते हैं, शो होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं जो भी टाइप्स हैं स्टोन के। तो फर्स्ट टाइप देख लेते हैं कैल्शियम स्टोन। तो कैल्शियम स्टोन के अंदर देख लेते हैं सबसे पहले ईटियोलॉजी की, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो फर्स्ट हो गया, अगर कोई पेशेंट एक्सेसिव कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑक्जेलेट रिच डाइट, अगर कोई पेशेंट डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ले रहा है, फॉस्फेट या फिर ऑक्जेलेट खा रहा है, तो उसके अंदर कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन सेकंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, कि पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ चुका है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, बोन से कैल्शियम रिलीज करवाता है, यानी कि बोन से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करवा के ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, यानी कि हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है। और जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ता है तो वो किडनी के अंदर पहुँचता है और वहाँ पर जाके कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन करवा देता है। थर्ड वन देखते हैं एक्सेसिव यूरिया फॉर्मेशन, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ चुका है, यूरिया का लेवल ज़्यादा बढ़ चुका है, तो भी कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट वन कि हाई ऑक्जेलेट डाइट। तो वो कौन कौन सी डाइट हैं जो ऑक्जेलेट रिच होती हैं। तो मेनली रूप से 4 डाइट होती हैं, वो होती है स्पाइनेच यानी कि पालक, नट्स यानी कि नट्स के अंदर हम बादाम देख सकते हैं, अखरोट दे सकते हैं, काजू देख सकते हैं एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन देख सकते हैं डार्क चॉकलेट, एंड फोर्थ वन
स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंदी, जो भी आप हिंदी में बोलना चाहिए उसे स्वीट पोटैटो। तो ये मेनली रूप से 4 जो फूड्स हैं, जो फूड आइटम है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्जेलेट पाया जाता है और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन का फॉर्मेशन करवाते हैं। मेनली रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन का ही फॉर्मेशन होता है। तो अब किसी पेशेंट को कैल्शियम स्टोन हो चुका है, अपन देख चुके हैं कि कैसे होता है। तो एज ए नर्स अब अपन क्या करेंगे, यानी कि एज ए नर्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसी को कैल्शियम स्टोन हो चुका है तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, उसे ऑक्जेलेट और कैल्शियम जो रिच डाइट है उनको अवॉइड करवाना है। पेशेंट को कहेंगे कि उसे ऑक्जेलेट और कैल्शियम रिच डाइट नहीं लेनी है। ओके। सेकंड वन, उसे सेलुलोज सोडियम फॉस्फेट देंगे ताकि वो जो भी खाना खाएगा उसके अंदर जो भी कैल्शियम होगा उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। सेलुलोज सोडियम फॉस्फेट क्या करवाता है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करवाता है जीआईटी के अंदर। जैसे ही कोई कैल्शियम रिच डाइट लेगा या फिर कोई भी डाइट लेगा जिसके अंदर कैल्शियम होगा तो वो जो सेलुलोज सोडियम फॉस्फेट है वो उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देगा और इससे इसी तरीके से कैल्शियम के लेवल को कम करता है ब्लड के अंदर, ताकि कैल्शियम स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस कम से कम हो। ओके। थर्ड वन बात कर देते हैं, फ्लूइड इंटेक इंक्रीज करवाएंगे। पेशेंट को बोलेंगे उससे ज़्यादा पानी पीना है ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो भी एक्सेसिव क्रिस्टल्स बॉडी के अंदर हो चुके हैं वो फ्लश आउट हो चुके ठीक है, हो सके। फोर्थ वन बात करते हैं, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है तो वो कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ा देता है। तो उससे पेशेंट को लेंगे एक्सरसाइज ताकि जो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ कैल्शियम है बोन के अंदर डिपॉजिट हो सके। ओके, लाइक वॉकिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा, इस टाइप की उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन सेकेंड वन कि सेकेंड वन स्टोन कौन सी है, स्ट्रोइड स्टोन। अब स्ट्रोइड स्टोन के अंदर मेनली रूप से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पहले वो देख लेते हैं। मेनली रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर स्ट्रोइड स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट मैग्नीशियम होता है, सेकंड अमोनिया होता है एंड थर्ड वन होता है फॉस्फेट। ओके। अब मेनली रूप से मेन बात ये आती है कि व्हाट इज़ द कोज ऑफ स्ट्रोइड स्टोन। तो अपन इटियोलॉजी की ओर चलते हैं और मेनली रूप से जो इकोलाई इन्फेक्शन होता है वो स्ट्रोइड स्टोन का फॉर्मेशन करता है। और इकोलाई इन्फेक्शन क्या क्रिएट करता है, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट करवाता है इकोलाई। अब बात ये आती है कि इकोलाई कैसे स्ट्रोइड स्टोन का फॉर्मेशन करवाता है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो इकोलाई क्या करता है, यूरिएज का प्रोडक्शन बढ़वा देता है। जैसे ही कि यूरिएज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, अमोनिया का फॉर्मेशन करवाने लग जाता है बॉडी के अंदर। जैसे ही अमोनिया बढ़ता है बॉडी के अंदर, ये मैग्नीशियम और फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाता है और स्ट्रोइड स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं अपन साइन ऑफ यूटीआई। किसी के यूटीआई हो चुका है तो उसके साइन अपन कैसे पता लगाएंगे किसी को यूटीआई हो चुका है एक्चुअली में। तो अगर पेन एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर कोई पेशेंट यूरिनेशन कर रहा है और यूरिनेशन के दौरान उसे पेन और बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं तो समझ लेना उसको यूटीआई हो चुका है। सेकंड साइन होगा क्लाउडी यूरिन। अब क्लाउडी यूरिन को होता है जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है डब्ल्यूबीसी के नंबर्स बढ़ जाते हैं। अब एक्सेसिव जो नंबर्स हैं डब्ल्यूबीसी के, वो एक्सेसिव जो डब्ल्यूबीसी हैं बॉडी के अंदर वो यूरिन के थ्रू पास आउट होती हैं तो यूरिन का कलर क्लाउडी हो जाता है। एंड थर्ड वन बात कर लेते हैं, अर्जेंशियन फ्रीक्वेंसी, यानी कि पेशेंट को बार बार टॉयलेट करने की इच्छा होगी और वो बार बार टॉयलेट करने जाएगा। ओके, ये मेन रूप से साइन होते हैं यूटीआई के। अब देख लेते हैं कि मेन पॉइंट पे आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी को स्ट्रोइड स्टोन हो चुका है तो एज ए नर्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, हमें क्या करना है किसी को यूरिन स्ट्रोइड स्टोन हो चुका है तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं, उसे सोडियम सिट्रेट देंगे ताकि जो एसिडिक नेचर है यूरिन की उसे कम किया जा सके। एंड सेकंड वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इज़ दैट एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि जो इकोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो सके। अब इकोलाई इन्फेक्शन ही ट्रीट हो जाएगा तो यूरिएज नहीं बनेगा तो अमोनिया नहीं बनेगा तो स्ट्रोइड स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेनली रूप से 2 एंटीबायोटिक्स हम ले सकते हैं, जेंटामाइसिन एंड सल्फामेथाजोल। ओके। थर्ड वन बात कर लेते हैं, फोर्स फ्लूइड, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज़ हुए हैं बॉडी के अंदर वो फ्लश आउट हो सके थ्रू द यूरिन। फोर्थ वन, उसको बोलेंगे कि अगर किसी को यूटीआई हो चुका है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर इकोलाई इन्फेक्शन हो चुका है तो उस पेशेंट को बोलना है कि उसे फर्स्ट 3 मंथ तक एवरी मंथ उसे यूरिन कल्चर करवाना है एंड उसके बाद साल में 4 बार यूरिन कल्चर करवाना है ताकि इन्फेक्शन को इनिशियल स्टेज में ट्रीट किया जा सके और स्ट्रोइड स्टोन डेवलप होने से प्रिवेंट किया जा सके। फोर्थ वन, परफॉर्म हाइजीनिक कैथेटराइजेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग द यूटी। अगर हम किसी का
कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हाइजीनिक टेक्निक का यूज़ करना है ताकि यूटीआई होने से प्रिवेंट किया जा सके। अगर यूटीआई नहीं होगा तो स्टोमाटिक स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अपन थर्ड वन, और थर्ड टाइप रहेगा स्टोन का यूरिक एसिड स्टोन, यानी कि जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है उसे यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है, तो इटियोलॉजी या कोजेज की बात कर लेते हैं। तो मेन कोज होता है हाई प्यूरिन डाइट। अगर कोई पेशेंट हाई प्यूरिन डाइट ले रहा है तो उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड वन बात करते हैं गाउट। गाउट क्या है, एक स्केलेटल डिजीज़ है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है वो मेनली रूप से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के जॉइंट में जाके डिपॉजिट होने लग जाता है और गोटी बोन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो मेन पॉइंट ये है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है गाउट के अंदर, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड वन बात कर लेते हैं हाई यूरिक एसिड लेवल। अगर किसी भी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ चुका है तो भी यूरिक एसिड का स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल के अंदर 2.4 to 6 mg पर डेल एंड मेल के अंदर 3.4 to 7 mg पर डेल नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल होता है। ओके, अब किसी के अंदर अपने को यूरिक एसिड स्टोन बन चुका है तो उसको हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है। तो पता है हाई प्यूरिन डाइट से हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाई प्यूरिन डाइट कौन कौन से फूड्स के अंदर एक्चुअली में मिलती है। ठीक है, हाई प्यूरिन कौन कौन सी जो फूड है उनके अंदर पाया जाता है। तो फर्स्ट वन हो गया एल्कोहलिक। जितने भी एल्कोहलिक बेवरेज हैं, बियर, वाइन वगैरह, इनके अंदर हाई प्यूरिन होता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनके अंदर हाई प्यूरिन होता है। सी फूड्स यानी कि जो समुद्री खाना, जो समुद्री भोजन होता है उसके अंदर भी हाई प्यूरिन होता है, और लीवर के अंदर। ठीक है, तो ये मेनली रूप से 4 डाइट होगी जिनके अंदर हाई प्यूरिन पाया जाता है। अब किसी को यूरिक एसिड स्टोन हो चुका है तो एज ए नर्स हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो नर्सिंग अलर्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला अलर्ट्स है कि प्यूरिन जो रिच डाइट है उनको अवॉइड करवाना है ताकि प्यूरिन का लेवल बढ़ ना सके और यूरिक एसिड का लेवल फॉर्मेशन ना हो, ताकि यूरिक एसिड स्टोन ना बने। एंड सेकंड वन बात कर लेते हैं, सोडियम सिट्रेट देंगे क्योंकि यूरिक एसिड है तो एसिड का लेवल बढ़ चुका है, एसिडिक यूरिन हो चुका है, तो उसको एल्कलाइन करने के लिए हम सोडियम सिट्रेट एडमिनिस्टर करते हैं। थर्ड वन मेन नर्सिंग अलर्ट है वो है एडमिनिस्टर एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल एक ड्रग है जो क्या करती है, यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज़ करती है। ओके, ताकि यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाए और यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, अब देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट कि किसी पेशेंट को हम एलोप्यूरिनोल ड्रग्स दे तो रहे हैं पर उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट होगा जीआई डिस्ट्रेस, यानी कि जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर है वो इरिटेशन करवाएगा, तो जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया हो सकता है। सेकंड साइड इफ़ेक्ट हो सकता है रेसेज, यानी कि रेडनेस और ईचिंग हो सकती है पेशेंट को। एंड थर्ड वन जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है एलोप्यूरिनोल का वो होता है बोन मैरो डिप्रेशन, यानी कि बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगा, और बोन मैरो डिप्रेस होगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो एनीमिया के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं यूरिक एसिड स्टोन के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन फोर्थ वन की। तो फोर्थ टाइप है स्टोन का सिस्टीन स्टोन। वो क्या होता है, एक जेनेटिकली होता है मेनली रूप से। तो और इसका मेन कोज कौन होता है, मेन कोज होता है हेरिडिटरी, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ मैं कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है कि जेनेटिकली कोई जीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं या फिर सिस्टीन प्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है कुछ हेरिडिटरी कोजेज की वजह से। तो किसी को सिस्टीन स्टोन हुआ है तो नर्सिंग अलर्ट क्या रहेगा, एज ए नर्स हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे लो प्रोटीन डाइट लेनी है, और क्योंकि ताकि यूरिन को एल्केलाइन किया जा सके, एसिडिक नेचर, क्योंकि प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड बनता है, तो एसिडिक नेचर को कम करने के लिए लो प्रोटीन डाइट लेनी है उसे। ओके, एंड सेकंड उसे पेनिसिलेमाइन देंगे ताकि सिस्टीन, यूरिन के अंदर सिस्टीन का लेवल कम हो सके। ठीक है, तो एक ड्रग आती है पेनिसिलेमाइन, वो देंगे। और देन सेकंड क्या होगा, उसको जो प्रोटीन रिच डाइट है वो अवॉइड करवानी है ताकि एसिडिक नेचर को कम किया जा सके। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब लर्निंग असेसमेंट आता है। अपन ने नॉर्मली रूप से हम पढ़ चुके हैं कि यूरिन स्टोन होता क्या है, यानी कि किडनी स्टोन क्या होता है और वो किस टाइप से होता है और कहाँ कहाँ पे होता है, उसको हम पढ़ चुके हैं और उसका असेसमेंट कर चुके हैं। देन अपन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने पढ़ा ईटियोलॉजी और टाइप्स।
तो अब उनका असेसमेंट कर लेते हैं कि एक्चुअली में वो सब चीज़ें पढ़ी हुई अपने को कितनी ज़्यादा समझ में आ चुकी है और कितनी समझनी ज़रूरी है, यानी कि कितनी इफेक्टिव लर्निंग अपन कर पाए हैं। तो आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यू हैव ए पैराप्लेजिक यानी कि लेग पैरालिसिस हो रखा है एक पेशेंट को विद रीनल कैलकुलाई, विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलाई, यानी कि एक पेशेंट है वो पैरालिसिस हो चुका है, यानी कि वो इमोबिलाइज है और रीनल कैलकुलाई हो रखा है। तो कौन सा फैक्टर है जो रीनल कैलकुलाई के डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ड्यू टू पैरालिसिस या इमोबिलाइजेशन के कारण, वो आपको बताना है। इंक्रीज कैल्शियम लॉस फ्रॉम बोन, सेकंड डिक्रीज किडनी फंक्शन, सी डिक्रीज कैल्शियम इंटेक, एंड फोर्थ वन डी हाई फ्लूइड इंटेक। कि पैरालिसिस या इमोबिलाइजेशन के कारण ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जिससे कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आंसर रहेगा फर्स्ट इंक्रीज कैल्शियम लॉस, क्योंकि इमोबिलाइजेशन के जैसे ही इमोबिलाइज होती है बॉडी, जो बोन के अंदर जो भी कैल्शियम होता है वो रिजॉर्ब हो जाता है, रिलीज होता है ब्लड के अंदर, और कैल्शियम का लेवल बढ़ा के कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन करवा देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्ड विद कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। एक पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आया है और उसको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हुआ है, ये अपन ने डायग्नोस्ट कर लिया। तो एक नर्स होने के नाते एज ए नर्स व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड यू गिव टू द पेशेंट टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट, यानी कि कौन सा डाइट अवॉइड करने के लिए आप पेशेंट को बोलेंगे किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हुआ है तो। फर्स्ट वन सैल्मन, चिकन, फिश एंड एल्कोहलिक बेवरेज, एंड सेकंड वन राइस, कॉर्न, cereals and pasta. Third one C peanuts, spinach, chocolate and sweet potato, and fourth one D bean, legumes, eggs। तो वो कौन सी डाइट है जो हाई ऑक्सलेट रिच डाइट कौन सी है जो आप पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। तो राइट आंसर होगा आपका सी पीनट्स, स्पाइनेच, चॉकलेट एंड स्वीट पोटैटो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ए गलत क्यों है, बी गलत क्यों और डी गलत क्यों है। क्योंकि जो ए आंसर है, जो ऑप्शन ए के अंदर जो भी डाइट्स दी गई हैं वो प्योरिन रिच डाइट होती हैं, एंड देन जो ऑप्शन बी के अंदर दी गई है वो आयरन रिच डाइट होती है, एंड जो ऑप्शन डी के अंदर दी गई है वो प्रोटीन रिच डाइट होती है। तो ऑप्शन सी बचा हुआ है जो ऑक्सलेट रिच डाइट है, और किसी पेशेंट को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हुआ है तो हमें उसे ऑक्सलेट रिच डाइट अवॉइड करने के लिए बोलेंगे ताकि स्टोन आगे और ना बढ़ सके और उसे ट्रीट किया जा सके। ऑलराइट, एंड सेकंड नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर। एक पेशेंट को रीनल स्टोन हुआ है, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक यूटीआई। एक पेशेंट को रीनल स्टोन है और पिछले लंबे समय से उसे यूटीआई हो रखा है। द नर्स कंक्लूड दैट दिस क्लाइंट मोस्ट लाइकली हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूरिन। ए पेशेंट को रीनल स्टोन हुआ है और पिछले लंबे समय से उसे यूटीआई हो रखा है, तो कौन से टाइप की स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। फर्स्ट वन ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, सेकंड ऑप्शन है यूरिक एसिड स्टोन, थर्ड ऑप्शन है स्टेरॉइड स्टोन, एंड फोर्थ स्टोन ऑप्शन है सिस्टीन स्टोन। तो कौन से टाइप की स्टोन का फॉर्मेशन होगा अगर किसी पेशेंट को यूटीआई हो रखा है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज दैट सी स्टेरॉइड स्टोन। जैसा कि आप जानते हैं यूटीआई इन्फेक्शन किसके द्वारा है, इकोलाई के द्वारा। इकोलाई क्या करता है, यूरियज का प्रोडक्शन बढ़वा देता है, और यूरियज क्या करता है, अमोनिया को फॉर्मेशन करवाता है। अमोनिया मैग्नीशियम और फॉस्फेट के साथ बाइंड होकर स्टेरॉइड स्टोन का फॉर्मेशन करवाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड ही डायग्नोस्ड विद यूरिक एसिड स्टोन। एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसे यूरिक एसिड स्टोन हुआ है, ठीक है। बेस्ड ऑन द पेशेंट डायग्नोसिस द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच इंटरवेंशन। इन सभी फाइंडिंग्स को देख के यूरिन एसिड स्टोन की तो कौन सा इंटरवेंशन नर्स इम्प्लीमेंट करेगी, पेशेंट को क्या करने के लिए बोलेगी किसी को यूरिक एसिड स्टोन हुआ है। एडमिनिस्टर सेलुलोज सोडियम फॉस्फेट, सेकंड ऑप्शन आपके पास एडमिनिस्टर मैनिटोल ड्रग्स, थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्टर एलोप्यूरिनोल मेडिकेशन, एंड फोर्थ वन है एडमिनिस्टर सिट्रस फ्रूट जूस। तो कौन सी चीज़ है जो नर्स इम्प्लीमेंट करेगी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी एडमिनिस्टर एलोप्यूरिनोल मेडिकेशन, क्योंकि एलोप्यूरिनोल मेडिकेशन का मेन काम होता है यूरिक एसिड के लेवल को कम करना। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए, बी और डी गलत क्यों है। क्योंकि अगर ऑप्शन ए इसीलिए गलत है, सेलुलोज सोडियम फॉस्फेट का मेन काम क्या होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करवाना, ना कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करवाना। ओके, ऑप्शन बी गलत क्यों है, क्योंकि मैनिटोल एक डायूरेटिक है और जैसे ही हम मैनिटोल दे देंगे तो बॉडी के अंदर फ्लूइड
बॉडी का पूरा फ्लूइड रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाएगी ज़्यादा, और जैसे डिहाइड्रेशन होगा तो रीनल स्टोन के फॉर्मेशन के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैनिटोल ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं करनी। थर्ड वन करते हैं सिट्रस फ्लूइड जूस। तो सिट्रस जो फ्रूट जूस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, और यूरिक एसिड खुद ही एक एसिड है, तो अगर हम सिट्रस फ्रूट का जूस और दे दिया तो एसिड का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में, एंड कंडीशन और भी वर्जन हो सकती है, ओके, और भी सीवियर हो सकती है। ऑलराइट, अब अपन नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। अपन असेसमेंट कर लिया, हमने देख लिया मेन डेफिनेशन और टाइप्स देख लिए और उन सब का असेसमेंट कर चुके हैं, और अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे। कि फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट क्लाइंट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड एलोप्यूरिनोल। एक पेशेंट को एलोप्यूरिनोल दिया है क्योंकि उसे रीनल कैल्कुलाई हुआ है ड्यू टू हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। कि वो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे पेशेंट में आफ्टर गिविंग द एलोप्यूरिनोल ड्रग्स। सेलेक्ट ऑल अप्लाई, ठीक है, एक से ज़्यादा आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वन है नोजिया। क्या नोजिया होगा उसे, या फिर रेसेस होंगे उसे, या फिर फ्लैश स्किन होगी, या फिर डिकॉन्स्टिपेशन होगा, या फिर बोन मैरो डिप्रेशन। तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे ड्यू टू एलोप्यूरिनोल एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर इज दैट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई। नोजिया, रेसेस एंड बोन मैरो डिप्रेशन, ये तीन साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट मेनली रूप से देखने को मिलेंगे अगर कोई पेशेंट एलोप्यूरिनोल ड्रग ले रहे हैं, ओके। अब चलते हैं मेनली रूप से अपन नेक्स्ट स्टेप पे, और अब अपन बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एक पेशेंट के अंदर जिसको रीनल स्टोन हो चुका है। तो फर्स्ट साइन की बात कर लेते हैं, पेन। तो मेनली रूप से जो मेन इंडिकेशन होता है रीनल स्टोन का वो पेन हो चुका है, जैसा कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ओके। तो अब पेन हो चुका है किसी पेशेंट को, तो हम यहीं के ही साथ के साथ इनका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। पेन हुआ तो अपन क्या करना है, तो दो चीज़ें अपन कर सकते हैं। उसे हीट कंप्रेस, जैसे जिस भी एरिया के अंदर उसे पेन हो रहा है वहाँ पे हीट कंप्रेस प्रोवाइड करेंगे। दूसरा हम उसे एनाल्जेसिक देंगे, मेनली रूप से मॉर्फिन देते हैं, ओके, अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो। नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं, फीवर, चिल्स एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन ड्यू टू इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर लॉन्ग टाइम तक यूरिन का रिटेंशन हो जाता है। यूरिन क्या होता है, एक वेस्ट फ्लूइड होता है। अब जैसे ही यूरिन का ज़्यादा टाइम तक रिटेंशन होगा, लॉन्ग टाइम तक अगर रिटेंशन हो रहा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है तो फीवर, चिल्स और फाउल स्मेलिंग यूरिन अपने को देखने को मिलता है, ओके। अब मेन चीज़ क्या होती है, अगर ये साइन सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं इन्फेक्शन के, तो हम उसे पैरासीटामोल देंगे या फिर अदर कोई एंटीबायोटिक, इथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन एक्सेट्रा एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्फेक्शन को कम किया जा सके, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आता है। हम स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, और कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं और उन सिम्टम्स का हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसी तरीके से, ताकि चीज़ें समझना और भी आसान हो सके, ओके। थर्ड वन बात कर लेते हैं। तो थर्ड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। डिस्यूरिया क्या होगा, डिस्यूरिया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, क्योंकि यूरिन स्टोन का फॉर्मेशन हो चुका है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर चुका है। जैसे यूरिनेट करेगा उसे पेन होगा, ओके। फ्रीक्वेंसी, बार बार टॉयलेट करने जाएगा, उसे बार बार टॉयलेट करने के सेंसेशन क्रिएट होंगे, ठीक है। फोर्थ साइन देख लेते हैं, नोजिया, वोमिटिंग ड्यू टू इंक्रीज यूरिक एसिड। अब जैसे यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकता है अपने को। तो नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, हेमेचूरिया ड्यू टू इरिटेट वॉल। जैसे ही अब यूरिन जो किडनी स्टोन होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अटक जाता है, और अटकने जैसे ही वो वहाँ पे अटक जाता है तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूरिनरी ट्रैक्ट की, उसको इरिटेट करता है और डैमेज करता है, जिससे वहाँ पे ब्लड आने लगता है यूरिन के अंदर, यानी कि ब्लीडिंग होने के कारण यूरिन के अंदर हमें ब्लड देखने को मिलेंगे, और जिससे हम क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। थर्ड वन, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया इफ स्टोन ब्लॉक द ब्लैडर, नेक और यूरिथ्रा। ओलिगोयूरिया हो सकता है या फिर एनयूरिया हो सकता है। एनयूरिया मतलब कि एब्सेंट ऑफ यूरिन मीन्स कि लेस देन 40 ml पर आवर अगर यूरिन पास आउट कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि अगर जो स्टोन है, जो स्टोन फॉर्मेशन हुआ यूरिनरी ब्लैडर की नेक पे या फिर यूरिथ्रा की ओपनिंग पे आके अटक जाता है तो यूरिन का पास आउट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमें ओलिगोयूरिया और एनयूरिया देखने को मिल सकते हैं। तो मेनली रूप से 6 साइन अपन देख चुके हैं। फर्स्ट पेन होगा, फीवर, चिल्स एंड फाउल स्पेलिंग यूरिन ड्यू टू इन्फेक्शन, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, फोर्थ वन नोजिया, वोमिटिंग। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है। हेमेचूरिया मिल सकता है क्योंकि जो स्टोन का साइज बढ़ चुका है वो इनर मोस्ट लेयर को इरिटेट करता है और ब्लीडिंग कोज करवाता है। ठीक है। ओलिगोयूरिया या एनयूरिया देखने को मिल सकता है अगर वो यूरिथ्रा के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर की नेक पर स्टोन आके अटक चुका है तो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं अपन, और नेक्स्ट स्टेप रहेगी अपना लर्निंग असेसमेंट। तो अपन ने जितने भी साइन सिम्टम देखे हैं, क्या हमें एक्चुअली में समझ में आ चुके हैं और नहीं आए हैं तो कितना और समझने की ज़रूरत है, इसके असेसमेंट के लिए हम यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। और क्वेश्चन इज दैट ए पेशेंट हैज़ कंप्लेंट ऑफ सीवियर राइट साइड फ्लैंक पेन। ओके, राइट साइड फ्लैंक पेन हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है और रेस्टलेसनेस हो रहा है। ठीक है। ही अपीयर स्लाइटली पेल एंड डाइफोरेटिक, यानी कि उसके अंदर पेल और डाइफोरेटिक, यानी कि उसके अंदर स्वेटिंग हो रही है और पेल कलर स्किन हो रही है। ओके, वाइटल साइन आर बीपी 140/90 mmHg and temperature 98 degree Fahrenheit with subjective data support a diagnosis of renal calculi। तो कौन सा जो डाटा है जो हमें सपोर्ट करेगा कि पेशेंट को रीनल कैलकुलाई या फिर किडनी स्टोन हो चुका है। पेन रेडिएटिंग टू द राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ माइल्ड फ्लू सिम्टम्स लास्ट वीक। नेक्स्ट वन है डार्क कलर्ड कॉफ़ी ग्राउंडेड एमेसिस। ठीक है। डार्क इज स्कैंटी यूरिन आउटपुट। तो कौन सी जो चीज़ है, कौन सी जो फाइंडिंग्स है जो हमें ये पता करने में हेल्प करेगी कि पेशेंट को रीनल स्टोन हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख चुके, पेन, बी हिस्ट्री ऑफ माइल्ड फ्लू, डी डार्क कलर्ड कॉफ़ी एमेसिस हो रही है, डार्क इज स्कैंटी यूरिन आउटपुट। तो राइट ऑप्शन इज दैट ए, क्योंकि रेडिएटिंग पेन होगा, क्योंकि उसे राइट साइड फ्लैंक पेन हो रहा है। और जो फ्लैंक पेन क्या होता है, रेडिएटिंग पेन होता है जो राइट अपर क्वाड्रेंट से रेफर्ड होते हैं। ओके, ऑलराइट, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट रहेगा अपना डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। अब किसी पेशेंट को रीनल स्टोन हो चुका है तो अपन डायग्नोस्ट कैसे करेंगे कि एक्चुअली में रीनल स्टोन हो चुका है या फिर नहीं भी हुआ है। कन्फर्मेटिव कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे किसी को हो चुका है। तो KUB एक्सरे हो चुका है, कहाँ हो चुका है, कंफर्म लोकेशन पता लगाने के लिए एक्सरे करते हैं, मतलब किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर एक्सरे, KUB एक्सरे। ओके। सेकंड, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इंट्रावेनस पाइलोग्राम क्या होता है, इसके अंदर हम आयोडीन कंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं, किसके अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर या फिर ब्लड के थ्रू, ताकि हम एक्चुअली में अच्छी तरीके से स्टोन को विजुअलाइज कर सकें कि एक्चुअली में जो स्टोन फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो इंट्रावेनस पाइलोग्राम कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो नर्सिंग अलर्ट क्या रखना है। तो सबसे पहले पेशेंट को वो जो कर रहे हैं तो उसको बता देना है, जैसे ही आपका इंट्रावेनस पाइलोग्राम हो जाएगा उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक्ट करना है, ताकि जो आयोडीन है उसको रिमूव आउट किया जा सके, क्योंकि आयोडीन बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करती है। ओके। थर्ड, जो डायग्नोसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। एंड फोर्थ, यूरिन एनालिसिस, ताकि इन्फेक्शन को पता लगा सकें। एंड फिफ्थ वन करते हैं यूरिन पीएच एनालिसिस। अब यूरिन पीएच एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा मिलेगा। अब जैसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है बॉडी के अंदर। ओके। अब देख लेते हैं लर्निंग असेसमेंट। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन से रिलेटेड हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वो कितनी हमें समझ में आ चुकी है और कितनी समझ में नहीं आई है। तो इसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन पेश करते हैं। और क्वेश्चन इज दैट द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट who had just returned to the nursing unit after intravenous pyelogram. The nurse determined that which of the following is the priority for the post operating care of client। एक पेशेंट है, वो रिटर्न हुआ कहाँ से, आफ्टर इंट्रावेनस पाइलोग्राम। एक पेशेंट का इंट्रावेनस पाइलोग्राम हुआ है, उसके बाद कौन सी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है
वो पेशेंट को देनी है। मेंटेन द लाइट ऑन द बेड रेस्ट, मेंटेन एनपीओ स्टेट, इंक्रीज इनटेक ऑफ ओरल फ्लूइड, एंड फोर्थ वन है इंक्रीज द क्लाइंट टू ड्राइव वॉइड फ्रीक्वेंसी। तो एक पेशेंट है, उसका इंट्रावेनस पायरोग्राम हुआ है, ठीक है, तो उसे कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन देनी है, प्रायोरिटी किसको रखेंगे? तो राइट ऑप्शन होगा सी, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे ताकि जो आयोडीन है वो बॉडी से फ्लश आउट हो सके और एलर्जी की रिएक्शन क्रिएट होने से प्रिवेंट किया जा सके। ओके, एंड नेक्स्ट वन चलते हैं अपन ट्रीटमेंट की। अब किसी को किडनी स्टोन हो चुका है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो मेनली रूप से दो ट्रीटमेंट होते हैं। तो फर्स्ट होता है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी कि बिना किसी सर्जरी के हम कैसे रेनल स्टोन को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आएगा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इसके अंदर मेनली रूप से हम लेज़र और ड्राई शॉक वेव डालते हैं किडनी के ऊपर, या फिर जहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे, और तो वो जैसे ही हम शॉक वेव डालेंगे तो वो क्या करेंगे, जो स्टोन है उसको स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, और उसके बाद वो बॉडी से फ्लश आउट होता है। तो कैसे देते हैं वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी क्या होती है और किस टाइप से ये प्रोवाइड की जाती है एक पेशेंट को, ठीक है, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्री प्रोसीजर नर्सिंग केयर क्या रखेंगे, यानी कि प्रोसीजर करने से पहले नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को कौन सी नर्सिंग केयर देंगे। पेशेंट को एनेस्थेटिक क्रीम अप्लाई करेंगे जहाँ पे भी हम शॉक वेव डालने वाले हैं बिफोर द 45 मिनट ऑफ प्रोसीजर, ताकि वहाँ पे पेन वगैरह ना हो, जो स्किन के अंदर इरिटेशन ना हो, ठीक है। एंड सेकंड बात कर लेते हैं पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर। पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर क्या रखेंगे पेशेंट के लिए, जिसको अपन ने शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की है, ठीक है। उसके अंदर हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना है, ताकि वो जो अपन ने स्टोन को स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर ब्रेक डाउन किया है वो बॉडी से फ्लश आउट हो सके। एंड देन सेकंड, उसकी कंटिन्यू ईसीजी मॉनिटरिंग रखनी है डिसरिथमिया के लिए, और फ्लूरोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। डिसरिथमिया क्या होगा, क्योंकि जो शॉक वेव होते हैं वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और हमारे हार्ट के फंक्शन को अल्टर कर देते हैं, इसलिए उसकी कंटिन्यू ईसीजी मॉनिटरिंग रखनी है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर की। इन्वेसिव प्रोसीजर कैसे करते हैं, कि कैसे हम सर्जरी या फिर कट लगा के स्टोन को रिमूव कर सकते हैं बॉडी से। तो फर्स्ट वन रहेगा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। अब एंडोस्कोपिक प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर हम एक सिस्टोस्कोप लेते हैं, वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट का जो डायमीटर है उसको डायलेट करते हैं, ताकि वो यूरिनल जो स्टोन है वो आसानी से रिमूव हो सके। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसी टाइप के एक सिस्टोस्कोप होता है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट को डायलेट कर देते हैं, ताकि आसानी से ईजिली रूप से वो स्टोन बॉडी से रिमूव हो सके। ओके, सेकंड बात कर लेते हैं। तो सेकंड है सर्जिकल प्रोसीजर। तो सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर अब काम में लिए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन बात करते हैं यूरेट्रोलिथोटोमी, यानी कि यूरेटर के अंदर कोई स्टोन है उसको रिमूव करने के लिए यूरेट्रोलिथोटोमी करते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, अगर नेफ्रॉन के अंदर कोई स्टोन फॉर्मेशन हुआ है तो उसके लिए परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करते हैं। थर्ड वन बात कर लेते हैं पाइलोलिथोटोमी, अगर रेनल पेल्विस के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हुआ है तो उसे रिमूव आउट करने के लिए पाइलोलिथोटोमी करते हैं। नर्सिंग अलर्ट क्या रखते हैं, कोई भी सर्जरी की है, कोई भी सर्जिकल कट लगाकर हमने स्टोन को रिमूव किया है तो वहाँ पे हम नर्सिंग अलर्ट रहेगा नेफ्रोटोमी ट्यूब अटैच करते हैं। जैसे क्योंकि ताकि जैसे हम सर्जरी करते हैं तो कट लगाते हैं, कट लगने के बाद वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल का डिपोजिशन होने का चांसेस होते हैं। जहाँ पे भी कट लगाया है वहाँ से अपर प्रोक्सिमल ऑफ द कट, जहाँ पे भी हमने कट किया है उसके प्रोक्सिमल हम एक नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ताकि जो पूरा यूरिन ड्रेनेज है वो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब के द्वारा हो सके, ना कि यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा तब तक नहीं करवाते हैं जब तक कि उसकी कम्प्लीटली रूप से हीलिंग नहीं हो जाती है और वो स्टोन कम्प्लीट रूप से रिमूव नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर वहाँ से अगर नेफ्रोस्टोमी ट्यूब अटैच नहीं की गई तो वापस से रीअकरेंस के चांस हो जाते हैं, यानी कि वापस से रीनल स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो अब लर्निंग असेसमेंट की ओर चलते हैं कि अपन ने ट्रीटमेंट कर दिए, तो ट्रीटमेंट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन ली है कितनी अपने को समझ में आ चुकी है और कितना समझना बाकी है, तो उसके लिए लर्निंग असेसमेंट रखा गया। और लर्निंग असेसमेंट में आपके सामने पेश है फर्स्ट क्वेश्चन,
इज दैट ए नर्स इज प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन या टीचिंग। लिथोट्रिप्सी की गई है, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी दी गई है, पेशेंट को प्रिपेयर कर रही है, तो कौन सी पोस्ट प्रोसीजर टीचिंग पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए नर्स को, क्या बोलेगी उसे। फर्स्ट उसको एक्टिविटी अवॉइड करनी है, सेकंड कंज्यूम कैल्शियम रिच डाइट, ठीक है। थर्ड टू चेक फॉर ब्लीडिंग एट प्रोसीजर एरिया, ठीक है। डी टू इनटेक मोर फ्लूइड एंड स्ट्रेन ऑल यूरिन, ओके। तो राइट आंसर होगा आपका डी, इनटेक मोर फ्लूइड एंड स्ट्रेन ऑल यूरिन। जैसे क्योंकि शॉक वेव के अंदर हम स्टोन को स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद उसे फ्लूइड इनटेक के लिए एनकरेज करेंगे ताकि वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट स्टोन्स हैं वो बॉडी से फ्लश्ड आउट होके और वो जो कम्प्लीटली जो यूरिन है उसको स्ट्रेन करना है, यानी कि इकट्ठा करना है, ताकि लैब के अंदर उसको डायग्नोज कर सके कि एक्चुअली में कौन से टाइप की स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है पेशेंट के अंदर, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, द क्लाइंट हैड सर्जरी टू रिमूव ए किडनी स्टोन, विच लेबोरेटरी असेसमेंट डाटा वुड बी वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स। एक पेशेंट के अंदर सर्जरी की गई है किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए, अब कौन सी उसके सर्जरी के बाद कौन सी लेबोरेटरी असेसमेंट है जो इमीडिएट वारंट होगी, यानी कि एबनॉर्मल फाइंडिंग कौन सी है जो हमें पोस्ट ऑपरेटिवली देखने को मिलेगी। सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 3.8 मिलीक्वेंट पर डे, बी यूरिन एनालिसिस दैट शो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, सी ए क्रिएटिन लेवल 0.8 mg पर डे, बी ए WBC काउंट ऑफ 14,000 mm पर डे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि कट लगाने के बाद इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इंक्रीज WBC को शो करता है, यानी कि इन्फेक्शन की कंडीशन को शो करता है, जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन होगा नर्स के द्वारा। सीरम ए ऑप्शन ए गलत क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल पोटेशियम का लेवल है, और माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया ये गलत क्यों, क्योंकि जैसे ही हम कोई सर्जरी का कट लगाते हैं तो नॉर्मल हेमेचूरिया तो होता ही है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। एंड ऑप्शन सी क्रिएटिन लेवल 0.8 mg पर डे, ये एक नॉर्मल क्रिएटिन लेवल है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।